दोनों के लिए एक बास्केट सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है। WPI हो या CPI हो, दोनों के लिए क्या किया जाएगा, एक बास्केट सिस्टम का यूज किया जाएगा, ठीक है। बास्केट सिस्टम के यूज के लिए किस प्रकार से चीजें देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पर देख लीजिए कि एक बास्केट लिया जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक बास्केट लेंगे, उस बास्केट के 3 पार्ट करेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। जिसमें से बास्केट के पहले प्रोडक्ट में, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, आप देख सकते हो, प्राइमरी गुड्स आर 117। बास्केट के पहले प्रोडक्ट में प्राइमरी प्रोडक्ट जो होंगे, ठीक है, वो नंबर में कितने हैं, 117। इसमें क्या क्या रखें, वेजिटेबल्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, बात समझ में आ रही है, फूड ग्रेन्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ऐसे जितने भी प्रोडक्ट है, फ्रूट्स हो गया, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट को मिलाकर हमने कितने प्रोडक्ट इस बास्केट में रखे, 117, 117 वस्तुओं को हमने यहाँ पर शामिल किया। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो सेकेंड पार्ट आता है इसका मैन्युफैक्चर्ड आइटम, ठीक है। यहाँ पर आता है मैन्युफैक्चर्ड आइटम, मैन्युफैक्चर्ड आइटम कितना रखा है, 564, ठीक है। तो इस बास्केट में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसका है, इसी मैन्युफैक्चर्ड आइटम का है। और फिर आता है फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, LPG, है ना, इसके जैसे प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इनके नंबर कितने हैं, 16। टोटल मिलाकर 697 प्रोडक्ट जो हैं वो अभी करंट में मार्केट में इस बास्केट पर रखे गए, ठीक है। बास्केट जो है वो अपडेशन के भी रूल बनाए गए हैं कि ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट एक बार डाल दिया वही प्रोडक्ट के बेसिस पे आप कैलकुलेशन करते रहोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर किन प्रोडक्ट के बेस पर ये क्या रूल है, तो बास्केट के चेंजेस के लिए या बास्केट को चेंज करने के लिए रूल ये बनाया गया है कि 5 साल से कम, है ना, मतलब एक बार अगर चेंज हुआ है तो वो 5 साल तक वो बास्केट वैसा रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं दिखेगा। और मैक्सिमम 10 साल तक, अगर आप 5 साल के बाद चेंज नहीं करते हो तो कब तक चेंज नहीं करना है आपको, आप 10 साल तक चेंज किए बिना आप काम चला सकते हो। लेकिन 5 साल ये मिनिमम लिमिट है और मैक्सिमम लिमिट जो है वो कितनी है, 10 साल। इससे पहले चेंज नहीं होगा और इसके बाद तक नहीं चल सकता, बात समझ में आ रही है। तो इनके बीच में आपको अपडेशन करना जरूरी है। जैसे अभी 697 है, हो सकता है कि बाद में फिर 897 हो जाए, 900 हो जाए, अगली बार जब अपडेशन होगा तो चीजें जो है वो, अब ये लास्ट अपडेशन इसका कब हुआ है, तो ये हुआ है 2017 में। तो 17/5/22 मतलब 22 के बाद अब कभी भी इस बास्केट में अगर अमेंडमेंट करना है, इसमें अगर चेंजेस करना है, प्रोडक्ट अप निकालने हैं, पुश या पुल करने हैं, तो आप कर सकते हो। बात समझ में आ रही, क्योंकि ये वाली चीजें अब इसके बीच में चल रही, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 697 प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर है। अब जब हमको होलसेल लेवल पर कैलकुलेशन करना है ना, जब हमको इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना है, तो हम अब पूरे कंट्री में प्रोडक्ट के प्राइस नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम इस बास्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट के प्राइस में होने वाले चेंजेस के बेसिस पर बास्केट का एवरेज प्राइस निकल रहे हैं। और बास्केट का एवरेज प्राइस के बेसिस पर क्या चीजें देखने को मिल रही है कि वहां पर अगर पिछले बार के कंपेयर में रेट कम हो गए हैं, एवरेज प्राइस जो है वो कम हो गया है, तो हम बोलेंगे डिफ्लेशन है। और पिछले बार के कंपेयर में प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गए तो हम बोल देंगे इन्फ्लेशन की सिचुएशन। बात समझ में आ रही थी। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के बेस पे हम ये बोलते हैं कि बास्केट का एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस मतलब 697 प्रोडक्ट के प्राइस निकालिए, उसको डिवाइड करिए 697 से, तो उसका एवरेज प्राइस निकल आएगा। और जो एवरेज प्राइस होगा वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा बास्केट प्राइस। और इसी बास्केट प्राइस के बेसिस पर क्या किया जाएगा, बात समझ में आ रही है। इसी बास्केट प्राइस के बेसिस पर चीजें जो हैं वो इस प्रकार से जाएंगी कि पिछले बार से, बेस ईयर से आप कंपेयर करोगे। अब इससे कंपेयर करने के लिए आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, क्या आपको देखनी पड़ेगी कि एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं बेस ईयर, ठीक है। बेस ईयर करंट में क्या है, 2011-12, इसके लिए जो बेस ईयर है वो है 2011-12। तो आप क्या देखते हो, आप इस बास्केट का एवरेज प्राइस निकालते हो, लाइक अगर ये अभी कितना है, 100 रुपीज, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि बेस ईयर में इस बास्केट का एवरेज प्राइस कितना था, और बेस ईयर में कब, तो अभी जैसे मान लीजिए कि आपने कैलकुलेट किया दिसंबर में, दिसंबर 2022,
ये 22-23 फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप कंपेयर करोगे तो सेम मंथ से करोगे, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर चीजें जो है वो किस तरीके से दिखाई देती है कि आपका जो कंपैरिजन होगा वो सेम मंथ से होगा और उसी मंथ से उसी मंथ को कंपेयर किया जाएगा, उसी क्वार्टर से उसी क्वार्टर को कंपेयर किया जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो उससे आप ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरे मंथ से दूसरे मंथ को कंपेयर कर दो आप फिर बोलोगे सर डिफ्लेशन आ गया, ऐसा नहीं होगा। जिस मंथ से आप कंपेयर कर रहे हो उसी मंथ से आपको यहाँ पर भी कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ आपको दिखाई दिया कि बास्केट का एवरेज प्राइस जो है वो कितना है 70 रुपीज़। तो यहाँ से हमने कंपेयर किया, कंपेयर करके यहाँ देखे कि ये तो 100 रुपीज़ है, तो वहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि यहाँ 30 रुपीज़ का इन्फ्लेशन है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या बोल दिया कि यहाँ 30 रुपीज़ का इन्फ्लेशन है, और अगर मान लीजिए कि यहाँ 120 होता और यहाँ पर 100 रुपीज़ होता तो हम क्या बोल देते, यहाँ 20 रुपीज़ का डिफ्लेशन है, राइट। तो इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिलती है। तो आपने क्या किया, अपने बेस ईयर से कंपेयर कर लिया। बेस ईयर के साथ साथ एक चीज और कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम लास्ट ईयर से भी कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम ये भी बता सकते हैं कि लास्ट ईयर के कंपेयर में इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन है। तो जैसे मान लीजिए कि दिसंबर 22-23 में, तो यहाँ दिसंबर 21-22 की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इसका जो प्राइस था वो कितना था, वो था 140, ठीक है। और दूसरा केस में मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो प्राइस था वो कितना था, वो था 60 रुपीज़। तो जब इस केस से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे पिछली बार के कंपेयर में तो ये इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो आप बोल दोगे कि यहाँ इन्फ्लेशन है। और जब इससे कंपेयर करोगे तो आप क्या बोल दोगे, डिफ्लेशन। तो यहाँ पर आप किस तरीके से कर रहे हो, ये पूरे मतलब होलसेल लेवल पर, लेकिन होलसेल लेवल पर सिर्फ उतने ही प्रोडक्ट को देख रहे हो जितने प्रोडक्ट बास्केट में है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट करंट में कितने हैं, 697। आप 697 प्रोडक्ट के मार्केट में होने वाले चेंजेस के बेसिस पे बास्केट का एवरेज प्राइस निकाल रहे हो, और उस एवरेज प्राइस के आधार पर आप क्या बोल रहे हो कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है उसका पता लगा रहे हो। बात समझ में आ रही है। अब इसमें एक चीज और आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये बास्केट है ना, इस बास्केट में टोटल कितने प्रोडक्ट हैं, मैंने आपको बोला 697, ठीक है। ये 697 प्रोडक्ट में अगर आप टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे, जो अभी हम कर रहे थे, अगर आप टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हो ना, तो वहां पर बोल दिया जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, जितनी कहानियां आपने अभी देखी है वो पूरी की पूरी कहानी हेडलाइन इन्फ्लेशन की थी, ठीक है। और अगर यहाँ पर 697 प्रोडक्ट में से, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनके प्राइस में बहुत तेजी से इंक्रीमेंट या बहुत तेजी से डिक्रीमेंट हो। अब कुछ प्रोडक्ट के प्राइस बहुत तेजी से अगर बढ़ेंगे या प्रोडक्ट के प्राइस बहुत तेजी से अगर कम होंगे तो समस्या किस प्रकार की होगी कि वहां पर होगा ये कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो क्या हो रहे हैं, वो डाउन जा रहे हैं, तो डाउन जाने के कारण जो बास्केट का प्राइस है जिसको आप एवरेज प्राइस बोल रहे हो, वो बास्केट का प्राइस भी क्या हो जाएगा, डाउन जाता जाएगा। बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए प्रोडक्ट के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वो बास्केट के प्राइस को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे एवरेज प्राइस को। तो यहाँ पर कैसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि हम जब इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं और बास्केट के टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे करते हैं तो बोल देते हैं हेडलाइन है, राइट। वहां पर क्या बोल दिया, हेडलाइन इन्फ्लेशन है। और जब हम उन प्रोडक्ट को हटा देते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि 97 प्रोडक्ट ऐसे हैं, है ना, 97 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके प्राइस में बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन आता है, तो रिमेनिंग प्रोडक्ट कितने हैं, 600। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन 600 प्रोडक्ट के बेस पे कर रहा हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं कि 97 प्रोडक्ट को बास्केट से आपको बाहर निकाल देना, ये बास्केट में रहेगा, बस इसको आप कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसी चीजें दिख रही हैं कि ये जो 600 प्रोडक्ट है, जब इसके प्राइस कैसे हो रहे हैं, इनके प्राइस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक नॉर्मल लिमिट में हो रहा है ना, तो यहाँ पर जब इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं तो उसको आप बोल देते हो कोर इन्फ्लेशन, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको होलसेल में ही अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और जब नॉर्मल सिर्फ एवरेज वैल्यू वाले प्रोडक्ट के बेसिस पे आप कर लोगे तब वहां पर आप बोल दोगे कोर इन्फ्लेशन। एक लास्ट चीज इसमें और देखो कि मैंने क्या बोला कि जो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़े वो बास्केट के एवरेज प्राइस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, और जो प्रोडक्ट का प्राइस डाउन हो रहा है वो बास्केट का एवरेज प्राइस को डाउन करने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जिसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, है ना, जिसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, अगर प्राइस बढ़ने वालों के ज्यादा होंगे तो बास्केट का एवरेज प्राइस अप दिखेगा, प्राइस डाउन होने वाले के ज्यादा होंगे तो बास्केट का जो एवरेज प्राइस है वो डाउन दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर चीजें क्या दिखाई दे रही है कि जो बास्केट का ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को भी एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार की दिखाई दे रही हैं कि ये है स्क्यूफ्लेशन। तो बास्केट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की प्रोसेस स्क्यूफ्लेशन है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाता है, और एवरेज प्राइस वाले प्रोडक्ट के बेस पर कैलकुलेशन जो होता है वो कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो तीन चीजें समझ में आ गई। होलसेल लेवल पर कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरीके की चीजें दिखेंगी कि बास्केट में जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट के बेसिस पे ही कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक है। और अभी करंट में देखेंगे तो करंट में कितने प्रोडक्ट हैं, तो प्राइमरी के फॉर्म में जो प्रोडक्ट है वो 117 है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चर्ड जो है वो 564 है, और 16 आइटम जो है वो किसके हैं? 16 आइटम आपके फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोडक्ट। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ये बास्केट के बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो इसमें 2012 के पहले तक, है ना, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस मॉनेटरी पॉलिसी का मेन बेस क्या है, तो हम ये बोलेंगे सर 2012 तक अगर हम बात करें ना तो 2012 तक, है ना, मतलब 2012 तक अगर मैं बात करूं तो मेन इंडेक्स के फॉर्म में डब्ल्यूपीआई देखा जाता था, कि डब्ल्यूपीआई जो बता रहा है, इसकी जो रिपोर्ट आ रही है उसके बेसिस पे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस कर रहा था। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही थी। लेकिन 2012 के पहले एक कमेटी बनी, ठीक है, जिस कमेटी का नाम था उर्जित पटेल कमेटी, ठीक। आरबीआई के एक्स गवर्नर है ना, बार बार इनका नाम आप देख रहे होंगे। तो उर्जित पटेल कमेटी बनी, उस उर्जित पटेल कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया कि डब्ल्यूपीआई की जगह मॉनेटरी पॉलिसी का मेन बेस डब्ल्यूपीआई की जगह मॉनेटरी पॉलिसी का मेन बेस जो है वो किसको बनाया जाए? वो बनाया जाए सीपीआई को, वो बनाया जाए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। बोले क्यों बनाया जाए? तो उन्होंने तीन लॉजिक दिए, है ना, तीन रीजन दिए कि इस डब्ल्यूपीआई के कैलकुलेशन में थोड़ी सी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं, है ना। तो इन कमियों को आपको दूर करना पड़ेगा, और दूर करके आप क्या कर सकते हो, आप मेन इंडेक्स बना सकते हो सीपीआई को, और सीपीआई के जो मेन इंडेक्स होगा उसी मेन इंडेक्स के आधार पर आप क्या करोगे, आप बताओगे कि ये बीमारी है, ये इकोनॉमी के लिए गड़बड़ है, तो इसके आधार पर इकोनॉमी को बैलेंस आपको करना है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए क्या क्या चीजें, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इस बास्केट को देखिए, तीन रिकमेंडेशन जिसके बेसिस पे उर्जित पटेल साहब की रिकमेंडेशन के आधार पर बोला कि डब्ल्यूपीआई की जगह सीपीआई को क्या करिए, आप मेन इंडेक्स बनाइए, राइट। अब देखिए यहाँ पर कैसी चीजें देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें वो बोल रहे हैं कि डब्ल्यूपीआई के कैलकुलेशन में जो कैलकुलेशन किया जा रहा है वो किस बेसिस पे किया जा रहा है, वो प्रोडक्ट के होलसेल प्राइस के बेसिस पे किया जा रहा है, लेकिन कंज्यूमर का मैक्सिमम एक्सपेंडिचर रिटेल में होता है। बोले सही बात है, कंज्यूमर का मैक्सिमम एक्सपेंडिचर रिटेल में होता है, कैलकुलेशन होलसेल लेवल पर हो रहा है डब्ल्यूपीआई में, तो सही तरीके से आप उसके सही कैलकुलेशन को देख ही नहीं सकते। अब सही कैलकुलेशन नहीं पता चलेगी, एक्सपेंडिचर का सही पता नहीं चलेगा, तो आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का सही मालूम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर चीजें क्या दिखाई दे रही है, पहला रीजन समझ में आ गया कि कैलकुलेशन होलसेल लेवल पर है, प्रॉब्लम है, इसलिए डब्ल्यूपीआई की जगह सीपीआई को मेन इंडेक्स बनाओ। दूसरा रीजन ये बोला कि इसमें सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वेटेज है ना वो किसका है, वो प्राइमरी सॉरी वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम का है, और मैन्युफैक्चर्ड आइटम का वेटेज कितना, तो बोल रहा है कि 564,
राइट। तो ये जो 564 वेटेज है, इस 564 में अगर मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर चीजें किस प्रकार की दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ ये हो रहा है कि ये जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है ना, मैन्युफैक्चर्ड आइटम की डिमांड, मैक्सिमम मैन्युफैक्चर्ड आइटम की डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में धीरे धीरे कम होने लगती है। और उसमें से कुछ ही, जैसे आप एफएमसीजी प्रोडक्ट को अगर लेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बाकी जो है वो उसकी डिमांड, आपने अगर मान लीजिए कि एसी ले लिया है तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एसी की डिमांड कम हो जाएगी। आपने अगर चेयर ले ली है तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चेयर की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। आपने कार ले ली है, कैमरे ले लिए, जो कुछ भी है मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म में, वो सब अगर ले लिया है तो उसकी डिमांड धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चर्ड आइटम की डिमांड डाउन होने के बावजूद भी बास्केट में सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंस रखने के कारण, बास्केट में सबसे ज्यादा होने के कारण समस्या क्या आ रही है कि बास्केट के टोटल प्राइस या एवरेज प्राइस को सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन कर रहा है, यही मैन्युफैक्चर्ड आइटम। लेकिन कंज्यूमर का मैक्सिमम एक्सपेंडिचर तो किस में हो रहा है, प्राइमरी वाले में, और अफेक्ट कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चर्ड। तो ये तो फिर दिक्कत है ना। तो उर्जित पटेल ने बोला कि ये समस्या है, इसलिए आप क्या करो, आप WPI की जगह CPI को मेन इंडेक्स बना दो, सेकंड। और थर्ड ये बोल रहे हैं कि WPI के इस पूरे बास्केट में आपको कहीं पर भी सर्विस नजर नहीं आई, कहीं पर भी आपको सेवाएं नजर नहीं आई। बात समझ में आ रही है? इस पूरे WPI के बास्केट में आप पूरा देख लीजिए, आपको कहीं पर सर्विस नहीं दिख रही होगी, है ना। तो जब सर्विस दिख ही नहीं रही है तो जो पब्लिक, जो कंज्यूमर है, वो सर्विस में जितना पैसा खर्च कर रहा है ना, सर्विस में वो जितना पैसा खर्च कर रहा है, ये याद रखिएगा, ये क्या है, 2017 में लास्ट मॉडिफिकेशन हुआ इस बास्केट का, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर कहीं पर भी सर्विस आपको नजर नहीं आ रही है, तो जब सर्विस नजर नहीं आ रही है तो कैसी चीजें देखने को मिल रही है कि सर्विस में होने वाले खर्च का कैलकुलेशन हो ही नहीं पा रहा है। सर्विस में होने वाले खर्च का कैलकुलेशन नहीं है तो WPI की जगह क्या करो, CPI को मेन इंडेक्स बना दो। क्लियर है? तो यहाँ तक याद रखिएगा। WPI से CPI के तरफ जो मेन इंडेक्स हुआ है और CPI मेन इंडेक्स बना है, वो कब बना है, तो वो बना है 2012 में। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि CPI मेन इंडेक्स हो गया है तो वहां पर चीजें आप इस प्रकार से देखें कि WPI का कैलकुलेशन ही बंद हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर चीजें कैसी हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कैलकुलेशन हम बराबर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, जिस लिमिटेशन के कारण चीजें किस प्रकार की दिख रही हैं कि अब मॉनेटरी पॉलिसी का मेन बेस जो है वो क्या हो गया है, वो है CPI, और वो क्या हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कब से, 2012 से। ठीक। कमेटी किसने के रिकमेंडेशन के बाद हुआ है, उर्जित पटेल। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में इस प्रकार की चीजें देखने को मिली। अब क्या हुआ, अब CPI आया, अब दोनों इंडेक्स का आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, दोनों इंडेक्स का कैलकुलेशन हो रहा है। CPI आया तो CPI के बास्केट को क्या किया गया, ये भी बास्केट सिस्टम का यूज करता है जैसे WPI कर रहा था। तो CPI के बास्केट को क्या किया गया, उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, CPI का जो बास्केट है उसको क्या किया, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में क्या रख दिया, फूड एंड बेवरेजेस, राइट। दूसरे पार्ट में क्या रख दिया, टोबैको। तीसरे पार्ट में हाउसिंग। नेक्स्ट क्लॉथिंग एंड फुटवेयर। नेक्स्ट फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी, वही उसका आपको दिखाई दे रहा था WPI का लास्ट पार्ट, फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी LPG जैसे प्रोडक्ट जो थे। ठीक है। और इसका जो लास्ट पार्ट था उस पर क्या रख दिया, उस पर रख दिया सर्विसेज, सेवाएं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब बोले सर इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने, तो रिटेल के बेस पे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट नहीं रखा गया, रिटेल के बेस पे कुछ एरिया फिक्स किए गए। ठीक है। बास्केट को 6 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, 6 पार्ट में, अलग अलग पार्ट में इस प्रकार की चीजें देखी गई। और यहाँ पर क्या किया गया, कुछ एरिया डिवाइड किए गए। ठीक है, एरिया क्या, तो यहाँ पर देखो आप, ठीक है, उस एरिया के बेसिस पे इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं।
और उन एरिया पर कुछ मतलब हम जो डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं ना वो ऑल ओवर कंट्री से नहीं कर रहे हैं। सीपीआई में भी हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से एक पर्टिकुलर अलग इंडेक्स बनाए कि इनके लिए ये वाला इंडेक्स काम करेगा, और इनके इस इंडेक्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया से हम एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर मीन्स डिमांड ना, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 4 इंडेक्स पहले रिलीज होते थे, आपको ये इंडेक्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सीपीआई की जब हम बात करते थे तो सीपीआई में 4 इंडेक्स पहले रिलीज होते थे। यही इंडेक्स बताते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप अलग अलग लेवल पर किसके किसके एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पर पहला आ रहा है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने भी वर्कर थे, ठीक है, इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर थे उनके एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। लेकिन क्या ऑल ओवर इंडिया जितने भी वर्कर हैं उनके आधार पर, तो बोले कि नहीं, वहां पर हमने कुछ एरिया डिसाइड कर दिया जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए मान लीजिए कि आपने अगर मैं बोलूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने 1000 एरिया या 1000 प्लेस डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो इन प्लेस पर जितने भी इंडस्ट्री हैं उन इंडस्ट्रियल वर्कर के एक्सपेंडिचर से डेटा कलेक्ट करोगे कि कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, कितनी डिमांड हो रही है, किस चीज की हो रही है, उसके बेसिस पे करोगे। नेक्स्ट आ रहा है सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर। सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर के लिए जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक इंडेक्स बनाया और बोला कि उनके डेटा का कलेक्शन हम क्या करेंगे, हम ये लगभग 800 प्लेस से कलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोल दिया रूरल लेबर, गांव के क्षेत्र पर काम करने वाले जो हैं उन वहां कहां से करेंगे, तो वहां बोल दिया कि यार ये 500 प्लेस बना लो और इस प्लेस से आप क्या कर लेना, आप इस प्लेस जो मतलब जो भी है वो डेटा कलेक्शन कर लेना। और नेक्स्ट बोला अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, मतलब शहरी क्षेत्र में जो मशीन ऑटोमेटिक फॉर्म में चीजें देख रहे थे, मशीन वगैरह यूज कर रहे थे उनका, तो वहां बोल दिया कि चलो 300 एरिया ऐसे हैं जहां से हम डेटा कलेक्शन करेंगे। हर जगह से डेटा कलेक्शन हुआ, हर जगह से डेटा कलेक्शन हुआ और उसके बेसिस पे बता दिया कि भाई यहाँ पर पिछले बार के कंपेयर में ये डेटा है, एवरेज वैल्यू को कंपेयर किए, बताया कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि 4 इंडेक्स कौन कौन से, 4 इंडेक्स ये पहले जो जारी होते थे, ठीक है। तो पहले जो जारी हो रहे हैं, इनिशियली जो जारी हो रहे हैं वो है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। यहाँ पर सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के सामने लिखा हुआ है एलएम। एलएम का मतलब होता है लेबर मिनिस्ट्री। तो कौन रिलीज कर रहा है इस इंडेक्स को, रिलीज कर रहा है लेबर मिनिस्ट्री। सेकंड आता है सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, इसको कौन रिलीज कर रहा है, वो भी लेबर मिनिस्ट्री। नेक्स्ट आता है सीपीआई फॉर रूरल लेबर, इसको कौन रिलीज कर रहा है, तो वो भी लेबर मिनिस्ट्री। बात समझ में आ रही है। और लास्ट जो आ रहा था सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, इसको कौन रिलीज कर रहा है, तो इसको रिलीज करने का काम आ रहा है सीएसओ का। हालांकि सीएसओ अब मर्ज होकर एनएसओ जो है वो कहलाने लगा है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर आप अगर देखोगे तो आपको इस तरीके की चीजें मिल जाएंगी। तो ये इंडेक्स जो है वो पहले रिलीज होते थे, ठीक है। अभी अगर मैं करंट में आपसे पूछूं कि करंट में कौन से इंडेक्स रिलीज हो रहे हैं, तो उनका जो पिछला इंडेक्स रिलीज हो रहा था उसी का पहला तो सेम टू सेम एज इट इज रिलीज हो रहा है, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। कौन रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है लेबर मिनिस्ट्री, राइट। सीपीआई फॉर रूरल, सीपीआई फॉर अर्बन और सीपीआई फॉर कंबाइंड। तो करंट में 4 इंडेक्स हैं, पहला लेबर मिनिस्ट्री और बाकी के जो है वो सीएसओ। आप यहाँ पर बोल सकते हो कौन रिलीज कर रहा है, अब एनएसओ। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि 2 लेवल पर आप इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करोगे। एक होलसेल लेवल पर जहाँ पर कुछ बास्केट में जो कुछ प्रोडक्ट रखे गए हैं उस प्रोडक्ट के या उस बास्केट के एवरेज प्राइस के बेसिस पे आप क्या बोल रहे हो कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। और दूसरा सीपीआई कंज्यूमर या रिटेल लेवल पर, तो रिटेल में क्योंकि डेटा कलेक्शन थोड़ा टफ होता है तो इसलिए सीपीआई जो है वो कॉम्प्लेक्स माना जाता है ना डब्ल्यूपीआई के कंपेयर में। उसके बावजूद भी सीपीआई जो है वो मेन इंडेक्स है अभी करंट में। किसका मेन इंडेक्स है, मॉनेटरी पॉलिसी का। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के 2 पैरामीटर आपको दिखते हैं, 2 इंडेक्सेस दिखते हैं। एक आपको दिखता है सीपीआई और एक आपको दिखता है डब्ल्यूपीआई। मेन इंडेक्स के फॉर्म में सीपीआई वर्क करता है, राइट। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, है ना। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो खत्म होता है। क्वेश्चन देख लो थोड़े, है ना। पहला बोल रहा है कि हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति जो है वो वस्तुओं की कीमतों को कैसे प्रभावित करती है ना। 4 ऑप्शन है आपके पास में। प्राइस ऑफ द कमोडिटीज डिक्रीजेस,
तो डिक्रीजेस प्राइस कमोडिटीज क्या है, एक तो ये समझ में आ रहा है ना कि इन्फ्लेशन में प्राइस तो बढ़ेंगे ही, तो ये वाला तो वैसे गलत हो गया। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, है ना, नो इफेक्ट, इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा भाई, बिल्कुल पड़ेगा। फर्स्ट द प्राइस डिक्रीज लेटर इंक्रीज, ये तो सिचुएशन है नहीं, तो राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो स्टैगफ्लेशन क्या है, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, तो स्टैगफ्लेशन आपको पता ही है क्या बोल रहा है स्टैगफ्लेशन में। पहला पॉइंट बोल रहा है कि अ सिचुएशन इन विच द इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस रिसेशन, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और सिर्फ रिसेशन तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। अ सिचुएशन इन विच द इकोनॉमी हैव इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, बिल्कुल सही है, रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन बोलते ही हैं। एन इकोनॉमी वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर यही होगा, बी एंड सी, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ही है। थर्ड अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज जस्ट अपोजिट टू डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब प्राइस का डाउन होना, और प्राइस का डाउन होने का अपोजिट क्या होगा, प्राइस का अप होना, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन और इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज अडॉप्टेड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया जाएगा। अब देखो आपको इन्फ्लेशन डाउन करना है तो कौन सा उपाय अपनाओगे, तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। रिडक्शन इन बैंक रेट, बैंक रेट को डाउन कर देंगे ना तो चीजें जो है बैंक से लोन लेना जो है वो सस्ता हो जाएगा, और बैंक से लोन लेना अगर सस्ता हो गया तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा और डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, तो ये तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। रिडक्शन इन रेपो रेट, ये भी सेम सिचुएशन है, रेट सस्ते हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, भाई सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करेगी तो ज़्यादा पैसा जाएगा तो मार्केट में ही ना, मार्केट से पैसे को कम करोगे तब तो इन्फ्लेशन कम होगा। कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो बोल रहा है कि व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ द मेजरिंग इन्फ्लेशन एट होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI का जो बेस ईयर है वो क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वो 2011-12 है ना। हाउ टू पे फॉर द मनी बुक जो है वो किसने लिखी है, प्रोफेसर कीन्स ने लिखी है वो, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज़ें थी और ये टॉपिक भी ख़त्म होता है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट मिलते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उसके बारे में बात करते हैं।